10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए साइंस 1 का वन शॉट आईएमपी। इस आईएमपी को हम 3 कलर में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज ग्रीन, सेकंड इज येलो एंड थर्ड इज ब्लू। अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स हो और आपकी पढ़ाई अभी तक अच्छे से नहीं हुई है तो पहले आपको ग्रीन कलर बहुत अच्छे से कर लेना है, सो दैट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। वो कंप्लीट करने के बाद येलो पे जाना, उसके बाद आपको ब्लू कलर पे जाना हो, और ऐसे करने के बाद आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आने वाले साइंस 1 के वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। इस आईएमपी को बनाने के लिए पिछले 5 साल के बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर का इस्तेमाल किया मैंने, और पिछले 5 साल के फर्स्ट यूनिट टेस्ट के जो जितने भी क्वेश्चंस पेपर थे अलग अलग स्कूल्स के, उनको एनालिसिस करके मैंने सारे टॉपिक को अच्छे से हाईलाइट किया है। तो चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक के साथ, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें चैनल के बारे में समझनी जरूरी है, वो समझ लो। वीडियो को आप देख रहे हो, उस वीडियो के नीचे मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए हर एग्जामिनेशंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जहाँ पे आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में हम वहाँ पे शेयर करते हैं, और वहाँ पे आपको हम चैप्टर वाइज नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आपकी पढ़ाई काफी आसानी से हो सके। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। जैसे मैंने आपको बताया है, आपको वैसे ही फॉलो करना है। आपको कलर का ध्यान रखना है, ग्रीन, येलो एंड ब्लू, और उसी तरीके से आपको पढ़ाई करते जाना है। इस सेशन के अंदर फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 दैट इज द ग्रेविटेशन, एंड चैप्टर नंबर 2 दैट इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और अगर आपको थर्ड चैप्टर भी एग्जाम में आ रहा है तो कमेंट करके बता देना, उसके लिए भी हम एक सेशन क्रिएट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं इस सीरीज के साथ में। यहाँ पे देखो, सबसे पेज नंबर अगर 1 की बात करेंगे तो ब्लू कलर का, मतलब आपको तीसरे राउंड में इसको पढ़ना है। बट यहाँ पे एक बात रखना कि जो फोर्स होता है वो यहाँ पे स्पीड को भी बदल सकता है और डायरेक्शन को भी बदल सकता है। यहाँ पे मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वन शॉट आईएमपी मार्किंग करके आपको मैं दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना फोर्स के 2 काम होते हैं, या तो किसी की स्पीड बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदल सकता है। ठीक है। सेकेंड पेज पे अगर हम आईएमपी की बात करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे ध्यान रखना। ये एक ऐसा फोर्स रहता है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है जब वो क्या कर रहा हो, जब वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा हो तब वो लगता है। और ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगता है, तो ये लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट जिस सर्कुलर मोशन में घूम रहा है उसके सेंटर के तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाने में मदद करता है। ओके, यहाँ पे केपलर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको ये लॉज आते होंगे, बट मुझे ये बताना जरूरी है कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड द सन। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना सवाल कैसे आते हैं। सवाल में डायग्राम कभी कभी दिया रहता है और पूछते हैं कि ये डायग्राम कौन से लॉज को एक्सप्लेन करता है, तो आपको लिखना दिस डायग्राम एक्सप्लेन द केपलर्स लॉ, और वो बोल सकते हैं फिर डिफाइन दैट लॉज। तो आपको तीनों लॉज के बारे में अच्छे से बताना। ऐसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी इन तीनों लॉज में से कोई पर्टिकुलर लॉज को एक्सप्लेन करने बोल सकते हैं, तो ध्यान रखना इन तीनों लॉज के नाम भी आपको पता होने जरूरी है। जैसा केपलर का फर्स्ट लॉ, केपलर का सेकंड लॉ, केपलर के थर्ड लॉ, तो इनके लॉज के नाम भी ध्यान रखने आपको अच्छे से क्लियर रखना। ओके, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट। आपको पता हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को, जो भी यूनिवर्स में दूसरा ऑब्जेक्ट मौजूद है उसको अट्रैक्ट करता है। एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डिफाइनाइट फोर्स, एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ अपने तरफ एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ आकर्षित करता है। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और ये फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उनके मासेस के प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब नीचे लिखा जाएगा कैसे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ध्यान रखना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, अगर पॉसिबल है तो ये डायग्राम बनाना जरूरी है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये डायग्राम बनाया रहेगा और पूछा जाएगा कि बताओ ये डायग्राम कौन से लॉ को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जी है, जी को क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट है जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रीन कलर में ये सबसे पहले आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे ये जो दिया ना येलो वाला मार्किंग, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि दिया है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब m का आपने 2m कर दिया, तो फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट अल्सो डबल, तो आपका फोर्स भी डबल हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा वो समझना जरूरी है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर।
अगर मैं यहाँ पे m1 को डबल कर लेता हूँ, मतलब 2m1 कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो m1 पे कोई स्क्वायर वगैरह नहीं लगा है, तो 2 का 2 रहेगा। तो यहाँ पे जो ये 2 है, इस 2 के वजह से ये f भी आपका क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। मतलब अगर आपने मास को डबल किया तो आपका फोर्स भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, सिंपल है। बट अगर यहाँ पे आप रेडियस को r के रेडियस को 2r कर लेते हो, तो 2r का यहाँ पे देखो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 4r का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे नीचे 4 आएगा, मतलब आपका फोर्स क्या हो जाएगा, f/4 हो जाएगा। मतलब आपने अगर अपने रेडियस को डबल किया तो उसके वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पहले वाले फोर्स के 4 गुना कम, दैट इज f/4 हो जाएगा। f/4 मतलब सिंपल सा तरीका है कि अगर किसी मास को डबल करते हो तो फोर्स भी आपका डबल हो जाता है, ओके। और अगर आप किसी रेडियस को डबल करते हो तो आपका फोर्स हो जाता है, ये वाला जो 2 दिखा है इसका स्क्वायर करके फोर्स 4 नीचे लिखोगे तो आप बोलोगे 4 टाइम्स आपका कम हो जाएगा, मतलब इनिशियल के 4 टाइम्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड? मतलब अगर आप यहाँ पे रेडियस को 3 टाइम्स बढ़ाते हो तो आपका फोर्स 9 टाइम्स पे चला जाएगा, मतलब ओरिजिनल से 9 टाइम कम हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से इस बारे में ध्यान रखना। तो यहाँ पे f/9 हो जाएगा। अगर रेडियस आप 4 टाइम्स बढ़ाते हो तो आपका फोर्स 4 का स्क्वायर 16, तो आपका फोर्स 16 टाइम कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देना, ओके। बाद में आता है जी का यूनिट। जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पावर में -2 है, +2 नहीं है, गलती से +2 वाले पे क्लिक नहीं करना। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, न्यूटन को n लिख देंगे, कैपिटल N, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। जैसे आपने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन क्या था, एक ऐसा फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। स्टार्टिंग में देखा था, उसका फॉर्मूला होता है F = mv²/r। ये आपको पता होना जरूरी है, F = mv²/r। यहाँ पे एक और बात है कि न्यूटन ने जो अपने फॉर्मूले के अंदर नीचे जो स्क्वायर लगाया r का स्क्वायर, ये r का स्क्वायर उसको पता चला केपलर के थर्ड लॉ के मदद से। किसकी मदद से पता चला? केपलर के थर्ड लॉ के मदद से। तो इस पे कभी कभी सवाल बनता है, ब्लू कलर में दिया, मतलब थर्ड राउंड में आपको ये करना है। तो यहाँ पे ये डेरिवेशन पूरा का पूरा दिया हुआ है, और ये डेरिवेशन यहाँ पे पहुंचता है r³ और ये r³ आपको केपलर के लॉ में मिलेगा। कैसे मिलेगा? t² r³ k के फॉर्म में आपको मिलता है। तो ये केपलर्स का थर्ड लॉ है। तो यहाँ पे r³ को हम लिखते पाएंगे 1/k, क्योंकि वो उल्टा है, इस रेशियो का क्या है, उल्टा है। अंडरस्टैंड? तो नीचे यहाँ पे k आएगा, तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे ये r² नीचे बच जाता है। और यहीं से हमें पता चलता है कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के। और यहाँ पे हमारा न्यूटन के फॉर्मूले के अंदर नीचे r² हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ केपलर्स का थर्ड लॉ। तो इस डेरिवेशन को आप अच्छे से समझ सकते हो। बहुत कम चांसेस है, बट स्टिल यूनिट टेस्ट में तो कम चांसेस है, ओके। तो यहाँ पे न्यूटन को बाद में ये जाके पता चला कि सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेनेट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सर्कुलर मोशन मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड द सन। तब जाके उसको पता चला, ओके। तो यहाँ पे केपलर के थर्ड लॉ का न्यूटन ने इस्तेमाल किया था अपना फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आता है द मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, वो अर्थ का क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, बस इसका ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय द जी। तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेफिनेशन अच्छे से कर लेना। ये डेफिनेशन आप डाइजेस्ट वगैरह या इंटरनेट पे जो अपने महाराष्ट्र बोर्ड के जहाँ पे क्वेश्चन आंसर से वहीं से पढ़ना अच्छे से। यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिया, बट आप वहां से डायरेक्ट पढ़ सकते हो। एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, उसका मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेफिनेशन और वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज भी आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करेंगे चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक्सेलरेशन अर्थ के सरफेस के अलोंग बदलता है, मतलब अर्थ के अगर आप अलग अलग हिस्से में जाओगे तो आपके ऊपर लगने वाले एक्सेलरेशन में थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंज आता है। एक्सेलरेशन द वैल्यू ऑफ जी जो होती है हाईएस्ट होती है किधर, पोल पे होती है, और उसकी वैल्यू होती है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वैल्यू ऑफ जी
लोवेस्ट होती है इक्वेटर पे और उसकी वैल्यू होती है 9.78 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाता है, हाईएस्ट कहाँ होती है पोल पे और लोवेस्ट कहाँ होती है इक्वेटर पे, और कितनी होती है वो भी जस्ट एक बार आप रीड करके रखना। अगर आप कोई भी चीज पोल पे खरीदोगे तो उसका वजन वो चीज भारी लगेगी और उसी को इक्वेटर पे लेके आएंगे तो उसका थोड़ा सा वेट कम दिखेगा आपको वेइंग मशीन के अंदर। नेक्स्ट है कि जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर, यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया, अगर मैं बोलूंगा चेंज विद द डेप्थ, ये थर्ड राउंड में आप पढ़ सकते हो कि भाई जी का वैल्यू डेप्थ के साथ कैसे बदलता है। ओके, उसके बाद है ऑन द मून इट इज अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी। अब देखो जी का वैल्यू जो अर्थ पे होता है उसका 1/6 होता है मून पे। मतलब अगर मान लो जी का वैल्यू अर्थ पे 60 है तो उसको 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 10 मिलेगा, ये वाला जी का वैल्यू होगा मून का। हालांकि जी का वैल्यू अर्थ पे 60 नहीं होता है, 9.8 होता है, मैं समझाने के लिए आपको लिया। तो द मून इट्स अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यूज ऑफ द अर्थ। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून के ऊपर अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से 6 गुना कम होती है। मतलब अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगी। तो यहाँ पे आपको मून की मिलेगी। अर्थ को अगर आप किससे डिवाइड करोगे 6 को, ये अर्थ की है तो 6 से डिवाइड करो, यू विल गेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। ओके, उसके बाद आता है मास और वेट का डिफरेंस। तो यहाँ पे मास और वेट के डिफरेंस में क्या समझना है, आई होप आपने ये अच्छे से लर्न करके रखा होगा, इस पे ज्यादा टाइम नहीं करेंगे। जो मैंने हाईलाइट किया उसको डिफरेंस में लिखने के लिए आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है, तो वो अच्छे से आप देख लेना। यहाँ पे वेट का फॉर्मूला ध्यान रखना, वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो किसी भी प्लेनेट की यहाँ पे हो सकती है, मून की हो सकती है या अर्थ की भी हो सकती है। तो जी का वैल्यू अगर अर्थ का होगा तो अलग होगा और मून का होगा तो अलग होगा। ओके, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट पेज पे हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिट टेस्ट के लिए खास करके। व्हेन और ओके, यहाँ पे आता है फॉलिंग फ्रीली या फ्री फॉल क्या होता है। तो यहाँ पे फ्री फॉल का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिर रहा है और उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का डेफिनेशन आप जरूर एक बार देख लेना। यहाँ पे फ्री फॉल के कंडीशंस में जो इक्वेशंस बनते हैं हमारे काइनेटिक्स के, तो 3 इक्वेशंस बन जाते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हट जाती है और ये नॉर्मल इक्वेशंस हमारे पास बचते हैं। ये इक्वेशन कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो और उस समय पता करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम उसको नीचे आने में लगा, नीचे पहुंचने के बाद उसके पास कितनी स्पीड होगी। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं, वो फाइंड आउट करने के लिए इन इक्वेशन का आप इस्तेमाल करोगे। यहाँ आगे हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो एग्जांपल नंबर 1 अच्छे से करना, एग्जांपल नंबर 2 येलो वाला है तो सेकंड राउंड में अच्छे से इसको भी कर लेना, अच्छे से समझना कैसे इसका आंसर निकाला गया है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं और आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे डेफिनेशन आप अच्छे से देख सकते हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट पोजिशन स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप यहाँ पे देखना -Gmm/r+h। मतलब पोटेंशियल एनर्जी हाइट के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंज होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर माइनस साइन लगा, इसको भी ध्यान रखना। एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन जरूर देखना, बुक में क्लियर कट नहीं दिया है तो आप यहाँ पे डाइजेस्ट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। एस्केप वेलोसिटी होता क्या है, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो यहाँ पे ये अर्थ है और अर्थ की ग्रेविटी का ताकत यहाँ तक अच्छे से, मतलब इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो अर्थ उसको अपने तरफ खींच लेगा। मतलब अगर मुझे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटी के बाहर फेंकना, मुझे इस बॉर्डर के बाहर लेके जाना पड़ेगा, तो मुझे एक पर्टिकुलर ताकत या पर्टिकुलर स्पीड से उसको फेंकना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर स्पीड जो है जिससे ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटी के फील्ड के बाहर चला जाए, ऐसे स्पीड को हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। समझ में आया? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। आप ये भी लिख सकते हो जो मैंने अभी बोला, ओके, या आप डाइजेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशंस वगैरह दे रखा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर देखोगे, ये है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। और एस्केप वेलोसिटी अर्थ के सरफेस पे होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको अर्थ के बाहर फेंकना है तो उसको अर्थ के सरफेस पे आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड देना पड़ेगा। मतलब एक सेकंड में वो ऑब्जेक्ट 11.2 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहिए, तब जाके वो अर्थ की ग्रेविटी के बाहर चला जाएगा। ओके, तो ये एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, वो ध्यान रखना। अब बात करेंगे पहले चैप्टर के एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये पहला वाला है, ये ग्रीन कलर में, जिसको एक बार कर लेना। इस मैच द फॉलोइंग से आपको क्या क्या सीखने मिलेगा, आपको सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स पता चल जाएंगे। यहाँ पे यूनिट्स लिखे हुए हैं, तो जैसे आप मैच करोगे आपको यूनिट पता चल जाएगा और उनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको थर्ड कॉलम से मिल जाएगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में ए में इतना वाला पार्ट आप अच्छे से पहले कर लेना, इस क्वेश्चन का आंसर कर लेना।
सी के अंदर सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सी के अंदर जितना मैंने बताया केप्लर्स के लॉ एक्सप्लेन करो तो वो वाला पार्ट आप अच्छे से समझ लेना। उसके बाद है एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ जी जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ब्लू कलर में थर्ड राउंड में आप इसको कर सकते हो, बट ध्यान रखना पहले ग्रीन करना, फिर येलो और फिर ब्लू करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में अगर न्यूमेरिकल्स में बात करेंगे, फर्स्ट वाला बोर्ड्स एग्जाम में भी आ चुका है, सी वाला भी कर लेना अच्छे से, और उसके बाद है डी वाला और ई वाला, एक बार इनको अच्छे से परफॉर्म कर लेना, समझ लेना अच्छे से। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 2, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में डॉबे-राइनर्स ट्रायड्स का जो लॉ है उससे जैसे बताया है कि भैया उसने क्या किया, 3 एलिमेंट को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया, और दो एक्सट्रीम जैसे कि 2 एंड वाले जो एटम थे उनका एटॉमिक मास का मीन निकाला, और वो मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेटली, मतलब एकदम बराबर नहीं, लगभग बराबर आया। बात समझ में आया? तो इसमें क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। इसमें आप एक एग्जांपल जरूर ध्यान रखना, जैसा कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यहाँ पे लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास का मीन लोगे तो आपको जो नंबर आएगा वो लगभग किसका एटॉमिक मास होगा, सोडियम के एटॉमिक मास के लगभग बराबर होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल्स आपको जरूर याद रखना है, सो दैट आप डॉबे-राइनर्स ट्रायड्स का स्टेटमेंट एंड एक एग्जांपल लिख सको। न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स क्या कहता है, तो वो यहाँ पे स्टेटमेंट है न्यूलैंड ऑक्टेव्स की, वो आप जरूर ध्यान रखना, येलो कलर का सेकंड राउंड में आपको करना है। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये किसका लॉ है, ये मेंडेलीव स्टेट द फॉलोइंग पीरियोडिक लॉ है, ये मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ है, कि मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ का कहना है कि जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होता है किसका, उनके एटॉमिक मास का, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास के हिसाब से बदलती है अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव। ओके, ये बाद में जाके थोड़ा सा सही नहीं होता है आगे जाके, बट स्टिल उसका लॉ है, ध्यान रखना। उसके बाद आता है मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मेरिट्स मतलब अच्छी बातें क्या थी, तो येलो कलर में सेकंड राउंड में करना है, और जो ब्लू कलर में थर्ड राउंड में करना, मतलब पहले कम से कम येलो कलर का तो पहले आपको लर्न हो जाना चाहिए, एटलीस्ट आप एग्जाम में लिख सकते हो। जैसे कि एटॉमिक मासेस ऑफ द सम एलिमेंट वर रिवाइज, उसने कुछ एटम्स के एटॉमिक मासेस को रिवाइज किया, जो पहले रॉन्ग थे उसको करेक्ट किया। मेंडलीव केप्ट सम वैकेंट प्लेसेस ऑफ पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट नॉट डिस्कवर, जो एलिमेंट अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे उसके लिए मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ी, जो एक अच्छा बात था। उसने फ्यूचर के बारे में सोचा कि ऐसे एलिमेंट्स आगे आने वाले हैं, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखी कि उन्होंने किस एलिमेंट के साथ ऐसे किया। ओके, उसके बाद है कि मेंडलीव क्रिएटेड ए जीरो ग्रुप और ओके, तो मेंडलीव ने यहाँ पे क्या किया, एक जीरो ग्रुप बनाया, किसके लिए, ये ग्रुप बनाया इन द नोबल गैसेस के लिए, नोबल गैसेस के लिए जीरो ग्रुप बनाया, और जो पहले से एलिमेंट्स को अरेंज किए थे उन एलिमेंट्स की पोजीशन को मेंडलीव ने डिस्टर्ब नहीं किया, सारे नोबल गैसेस के लिए एक अलग ग्रुप बना दिया, ये एक अच्छी बात थी। अब बात करते हैं मेंडलीव का डीमेरिट्स, इस पे भी बोर्ड्स पे सवाल आ चुका है। द होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल आर द सेम, तो यहाँ पे जो एटॉमिक मास था कोबाल्ट और निकल का, एटॉमिक मास का जो होल नंबर था वो लगभग कोबाल्ट और निकल का क्या था, सेम था, वो गलत था, उसके वजह से कोबाल्ट और निकल की पोजीशन में गड़बड़ आ गई। अरेंजिंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, अब जो एलिमेंट थे वो उसने एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किए मेंडलीव ने। द राइजेस इन एटॉमिक मास डज नॉट अपियर इन द यूनिफॉर्म, बट एटॉमिक मास जो होते हैं ना उनके बीच में कोई नंबर का प्रॉपर कोई फर्क नहीं होता, मतलब पहला अगर कोई मान लो किसी का एटॉमिक मास 27 है, दूसरे वाले का 28 हो सकता है, तो बीच वाले नंबर गायब हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट किया वो अरेंजमेंट यूनिफॉर्म नहीं था, मतलब बीच बीच में कहीं 2 का गैप है, कोई 5 का गैप है, तो ये गड़बड़ हो रही थी। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का प्रॉपर पोजीशन नहीं था, देयर इज नो एग्जैक्ट पोजीशन फॉर द हाइड्रोजन एटम। तो आप इस तरीके से डीमेरिट्स उसके लिख सकते हो, 2 मार्क्स के लिए सवाल आएगा यूनिट टेस्ट में, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीव कहता था वो एटॉमिक मास पे निर्भर करता है, बट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि वो एटॉमिक नंबर पे निर्भर करता है, और ये बहुत अच्छी बात थी। एटॉमिक नंबर पे निर्भर करता तो मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो बीच में कोई ज्यादा गैप वगैरह नहीं होगा नंबर का, तो ये एक अच्छा मूव था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ओके, अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको क्या ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, वो बारे में ध्यान रखना। टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, टोटल कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं उसके बारे में ध्यान रखना, और ये कुछ
ब्लू कलर का, ये थर्ड राउंड में आपको अच्छे से इसको भी पढ़ लेना अगर आप एक्स्ट्रा अच्छे से कर सकते हो तो, ठीक है। मैंने नॉर्मल स्टूडेंट और मीडियम स्टूडेंट्स के हिसाब से ये बना रहा हूँ। अगर आप टॉपर स्टूडेंट हो तो इसको भी एक अच्छे से एक बार एक राउंड में तो कर ही लेना और फिर आपको जो करना वो कर लेना, बट एटलीस्ट पहले आपका ये होना चाहिए। अब ग्रुप वन के जो भी एलिमेंट्स है, ग्रुप वन आपको पता है ऐसे होता है, ग्रुप टू इधर होता है, तो उनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ग्रुप टू के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, बताओ ग्रुप टू के 2 एग्जाम्पल्स बताओ, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है और इनको हेलोजेंस करके पुकारा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर है वर्टिकल्स को हम कहते हैं ग्रुप्स, जो ऐसे कॉलम्स होते हैं उसको हम ग्रुप्स कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल्स को हम कहते हैं पीरियड। और टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ओके। उसके बाद करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कम से कम हाइड्रोजन से लेके आपको कैल्शियम तक के सारे नाम पता होना चाहिए और सबके एटॉमिक नंबर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आपको सारे के सारे नाम अच्छे से लर्न और एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें आपको इस तरीके का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने आ सकता है जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करते हुए दिखाना है, या फिर आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ सकता है। यहाँ पे ध्यान रखना 2,8,8, और आगे एक और आएगा एक्स्ट्रा, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो इसके लिए आपको पहले मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 12, मैंने बोला 20 तक याद कर लो। पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दूसरे वाले में 8 ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं, तीसरे वाले में 8 यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। तो 12 है तो 12 में से पहले वाले में 2 आ जाएंगे, दूसरे वाले में कितने आ जाएंगे, पहले वाले में 2 आ जाएंगे, दूसरे वाले में 8 आ जाएंगे, टोटल 10 हो गए। अब 8 से ज्यादा तो नहीं आ सकता है, तो अब बचे कितने, 12, 10 हो गए, अभी 2 ही बचे, तो 2 आ जाएंगे आखिरी वाले में। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आना चाहिए। अगर हम कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 20। तो पहले वाले में 2 आ सकते हैं, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 8, चौथे वाले में जो बचा हुआ उससे ज्यादा आपको कुछ आएगा नहीं, चौथा वाला जो बचा हुआ लिखना है। तो पहले वाले में 2 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, फिर 8 हो गया, 18 हो गया, अब 2 बचे तो चौथे वाले में 2 आ जाएगा। और ये जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स आता है, इसी इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होता है इसी को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कभी कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जा सकता है कि बताओ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। अगर कोई भी एटम एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसमें एक बात ध्यान रखना कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आखिरी नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे। अगर फर्स्ट ग्रुप में है तो उसका आखिरी एटम 1 हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 1 मिलेगा, और अगर वो ग्रुप 2 में है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 मिलेगा, और अगर वो ग्रुप 13 में है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 14 में है तो 14 का 4 लोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 15 में है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 5 मिलेगा। थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आपको मिलेगा, मतलब मिलेगा, तो इस वाले टॉपिक पे अच्छे से काम करना जरूरी है, ओके। आगे हम बढ़ेंगे, ये कुछ क्वेश्चंस है, इनको अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे अगर आपको बताऊं कि कौन से शेल में, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देखोगे, यहाँ पे नीचे देखो कि यहाँ पे आपको शेल बने हुए दिख रहे हैं। ये पहले वाले शेल को K कहते हैं, दूसरे वाले शेल को L कहते हैं, इसको M कहते हैं, इसको N कहते हैं। तो ये शेल्स में कौन से शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ये डिफाइन करता है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला 2n का स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर आपका शेल फर्स्ट है तो आप n का वैल्यू 1 डालोगे, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 डालोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, यहाँ पे 3 डालोगे, 3 का स्क्वायर 9, 18। तो कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो अच्छे से पता कर लेना, और उसके लिए आप जरूर ये फॉर्मूला ध्यान रखना, दैट इज 2n का स्क्वायर। उसके बाद वैलेंसी की डेफिनेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन समझना, बिकॉज वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फर्क होता है। 8th स्टैंडर्ड में भी आपको ये था, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल्स के तौर पे आपको बता देता हूं कि एक ऑक्सीजन का एग्जांपल लेता हूं, और आपके लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं, लेट्स से कैल्शियम का एग्जांपल लेता हूं। एटॉमिक नंबर 20, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,2 होगा, और इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है।
8,6 होगा। अब अगर इसके आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन देखो, अगर ये आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन 4 से छोटा है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 2 है, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से छोटा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे, मतलब वैलेंसी भी 2 हो जाएगी, ये बात समझना। बट अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से बड़ा है, मतलब आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन 4 से बड़ा है, तो आपको इसकी वैलेंसी निकालने का तरीका है कि जो भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको 8 में से माइनस करना है, और आंसर आया 2, इसकी भी वैलेंसी 2 हो जाएगी। तो 4 से बड़ा होगा तो 8 में से माइनस करके वैलेंसी निकाली जाती है, और 4 से छोटा होगा तो आप डायरेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंसी करके लिख सकते हो। आगे समझ में? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपको किसी भी एटम का सिंबल लिखने आ सकता है। जैसा यहाँ पे पोटेशियम का बोला है तो आप K लिख के उसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखना है, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ सकता है, और उसकी वैलेंसी, तो आप लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देख के उसकी वैलेंसी को आराम से लिख सकते हो। उसके बाद है एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन, जिसको पूछा जा सकता है, और एटॉमिक रेडियस को पिकोमीटर में मेजर किया जाता है। पिकोमीटर एटॉमिक रेडियस को मेजर करने का एक यूनिट है। ठीक है, छोटा यूनिट है डिस्टेंस मेजर करने। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज अ डिफरेंस आता है कि भाई तो एटॉमिक रेडियस, यू विल फाइंड दैट एटॉमिक रेडियस जो होती है वो डिक्रीज होती है वाइल गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज होती है उसके पीछे का रीजन लिखने आ सकता है, और ये आप अच्छे से कर लेना, डाइजेस्ट वगैरह से भी आप कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है ये वाला। उसके बाद आता है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम जाते हो। ग्रुप के अंदर आप क्या करते हो, जैसे जैसे आप कहाँ जाओगे, डाउन जाओगे, मतलब ऊपर से नीचे जाओगे, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है आपको पता है, क्योंकि नए नए शेल्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। मतलब अगर पहले एक शेल है फिर 2 शेल होगा, 2 शेल है फिर 3 शेल होगा, इसके वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आता है ये डायग्राम। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हो डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस कम होती है। ऐसा क्यों होता है कि जरा मान लो कि जब से आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो जितने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं उतने ही शेल रहते हैं। अगर 2 शेल है तो यहाँ पे 2 शेल ही रहेंगे। नया इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो उसी शेल में आके ऐड होगा, तो नया इलेक्ट्रॉन जब उसी शेल में ऐड होगा तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचेगा और एटॉमिक साइज को छोटा कर देगा। तो लेफ्ट से राइट में जाते जाते एटॉमिक साइज छोटी होती है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट में जाओगे तो यहाँ पे आपको नॉन मेटल मिलेंगे, और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब होता है कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब सारे नॉन मेटल आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मिलेंगे पीरियोडिक टेबल के। और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटेगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब होता है कि कोई भी एटम अपने आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन कितने आसानी से दे पाता है। जितने आसानी से दे पाएगा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटल की सबसे ज़्यादा होती है, नॉन मेटल की नहीं। तो लेफ्ट साइड राइट साइड में सारे के सारे नॉन मेटल है तो इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, और लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। और उसी तरीके से टॉप टू बॉटम के भी आपको ट्रेंड यहाँ पे लिखे हुए, उसके बारे में ध्यान रखना। यहाँ पे न्यूक्लियस चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूक्लियस चार्ज मतलब सेंटर का चार्ज, और यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर। तो ये अच्छे से आप पढ़ लेना। उसके बाद है ऑलवेज रिमेंबर, ये वाला ब्लू वाला टॉपिक देख लेना। उसके बाद है हेलोजन ग्रुप के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जैसा कि ये दोनों जो है वो गैसियस स्टेट में होते हैं, ये लिक्विड स्टेट में होता है, और आयोडीन जो होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो आप ये भी अच्छे से एक बार देख लेना। उसके बाद है आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ सकते हो कि जो भी हमारे पास मेटल है, जैसा बेरियम जो है, जैसे टॉप टू बॉटम हमने देखा कि टॉप टू बॉटम जैसे जाते तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना जो मैग्नीशियम है रिएक्ट विद स्टीम, वो एकदम गरम गरम उबले हुए पानी, स्टीम हवा के साथ रिएक्ट करता है, गरम वाप के साथ रिएक्ट करता है। वो पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पे टॉप पे होता है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम है बाकी सबसे। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम और स्ट्रोंटियम जो होता है एंड बेरियम जो होता है वो
वो रिएक्ट विद वाटर एट अ रूम टेम्परेचर वाले पानी के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, और बेरिलियम तो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है क्योंकि वो मैग्नीशियम की भी ऊपर है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। नीचे वाला जो है वो नॉर्मल पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, और ऊपर वाला तो पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, उसके नीचे वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम गर्म पानी स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि वो रिएक्ट करना नहीं चाह रहा था नॉर्मल पानी के साथ। तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ती है, और यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी का अच्छे से ऑर्डर दे रखा है। सबसे अच्छा रिएक्टिव कौन होगा, बेरियम, सबसे कम कौन होगा, बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम जो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, और कैल्शियम और स्ट्रोंटियम है वो रूम टेम्परेचर वाले पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो फर्स्ट वाला करना, सेकंड वाला पहले अच्छे से कर लेना। एमसीक्यू तो सारे करने में कोई बड़ी बात नहीं है, डी वाला पहले कर लेना। फिर यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये 282 लिखा, मतलब एटॉमिक नंबर 12, ये मैग्नीशियम की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर सोडियम के लिए भी आ सकता है, उसका एटॉमिक नंबर 11 हो सकता है, ऑक्सीजन के लिए भी आ सकता है, और बाकी किसी भी मेटल के लिए आ सकता है, लिथियम के लिए भी आ सकता है। तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। इसके लिए आपको 20 तक एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, और उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको आपको आंसर करना है। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, डी, ई और 5 का पूरा आप करना है, 1 वाले सेंटेंस वाले क्वेश्चन है। और उसके बाद अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे 7th में, तो ए, सी और डी पहले कर लेना, फिर आप बी कर लेना, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे डी और ई पहले करना, और उसके बाद और एच करना, और फिर बी और सी कर लेना। और बाकी अगर आप अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो एक्सरसाइज तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए पूरा का पूरा डिस्कशन। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से हम डिस्कशन लेके आए, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब बहुत करना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी अपडेट्स देते रहेंगे आपको समय समय पे मिलती जाएगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। और आप मुझे बताना कि आपको एसएसटी का आईएमपी चाहिए क्या आपके आने वाले सेमेस्टर एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस पेपर है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर, वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। आप कमेंट करके बताओगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा आपको फ्यूचर में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आप किसी और के यूट्यूब चैनल का नाम भी बता सकते हो कि सर इन्होंने ये जो चीज़ डाली, इसको आप और अच्छे से बेहतर ढंग से आप बता सकते हो, तो क्यों नहीं इसको अपलोड करते हो। आप अपनी डिमांड कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना, और अपने सारे स्कूल के दोस्तों के साथ में क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के बारे में शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।